भाई लोग जरा सोचो, जो बंदा पूरी दुनिया में अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर हो, वो अचानक पुलिस वालों के घर में पैदा हो जाए। जी हाँ, मेरे साथ यही स्कैम हुआ है। मेरे दादा और बाप दोनों ऊंचे पदों पर बैठे बड़े ऑफिसर हैं। दादी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की जानी मानी एक्सपर्ट हैं और मेरी मम्मी तो वर्ल्ड फेमस फॉरेंसिक डॉक्टर हैं। मतलब ऐसी फैमिली में पैदा होकर मुझे जो प्रेशर महसूस हो रहा है वो किसी माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जुर्म करने के सारे दांव पेच मुझे अच्छे से पता है। जब मैंने 10 साल पुराने सीरियल किलर के केस, लिफ्ट में होने वाले अजीबोगरीब कत्ल और यहाँ तक कि उस नरभक्षी वाले केस को देखा जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे, तब मैंने सबको साबित कर दिया कि मैं सिर्फ एक बड़े खानदान का शहजादा नहीं हूँ, बल्कि क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की दुनिया का असली किंग हूँ। खैर, मैंने अपना माथा सहलाया और चम्मच नीचे रखकर सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मम्मी एकदम जल्दी में अंदर आई। मेज पर नाश्ता देखकर वो खुशी से चहक उठी और बोली, क्या बात है ये यांग, लगता है आखिरकार तूने अपनी पुरानी गंदी आदतें छोड़ी दी। चल पास आ, मम्मी तुझे एक इनाम देगी। अब इनाम का नाम सुनकर मैं एक्साइटेड होकर उनके पास गया, पर भाई उन्होंने तो मेरे गालों को पकड़कर ऐसा मरोड़ा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने चिल्लाकर कहा, मम्मी ये आपका इनाम देने का तरीका तो बहुत ही अजीब है यार। वो हंसते हुए बोली, बेटा अभी मेरे पास गिफ्ट देने का टाइम नहीं है, ये उधार रहा। क्योटो शहर में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, मुझे फौरन वहां पहुंचना है। वो जल्दी में ऊपर जाने लगी और हड़बड़ी में उनके हाथ से सारी फाइलें नीचे गिर गईं। मैं उन्हें उठाने गया और मजे लेते हुए बोला, अब समझ आया कि पापा क्यों कहते हैं कि आपका फॉरेंसिक डॉक्टर बनना दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। देखो तो आप कितनी लापरवाह हो, बिल्कुल वैसा जैसा पापा बताते हैं। ये सुनते ही मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो झुंझलाकर बोली, ओए बदमाश लड़के। लो भाई, अब मेरी सगी मम्मी भी मुझ पर हंसने लगी। हद है यार। खैर छोड़ो, मेरे पास फालतू की बकवास के लिए ज्यादा टाइम नहीं, मुझे जल्दी घर निकलना है। लेकिन जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, मेरी नजर उन पेपर्स के बीच दबी एक फोटो पर पड़ी। भाई साहब, फोटो देखते ही मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने सीरियस होकर बोला, मम्मी ये केस जितना सीधा दिख रहा है ना, उतना है नहीं। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। मेरी मम्मी सु वान रूंग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उनका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चोरी कर लिया हो। बोली, बेटा तू अपनी नाक इस पुलिस वाले काम में मत घुसा, चुपचाप जाके अपनी पढ़ाई कर, कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं। अगर इस बार 12th में फेल हुआ ना तो फिर देखना। सच कहूं तो मम्मी के याद दिलाने से पहले मैं भूल ही गया था कि मैं अभी सिर्फ 17 साल का एक मासूम सा हाई स्कूल का बच्चा हूं और अगले साल मेरा बोर्ड्स का कबाड़ा होने वाला है। लेकिन मेरा दिमाग तो अभी भी उस फोटो में अटका हुआ था। मैंने फोटो हाथ में ली और उसे बारीकी से स्कैन करने लगा। यार ये कातिल तो सच में बड़ा वाला साइको लग रहा है। मतलब इंसान को मारना ही था तो एक बार में काम तमाम कर देता, पर नहीं, मरने के बाद भी लाश पर चाकू से इतनी बार वार किया गया है कि देखकर ही लग रहा है कि कातिल के अंदर कितनी नफरत भरी थी। खासकर सामने की तरफ ये जो घाव हैं भाई, बहुत ही गहरे हैं। मेरी बातें सुनकर सु वान रूंग ने बस अपना सिर हिलाया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मम्मी आप ऊपर अपने कमरे में उसी 10 साल पुराने सीरियल किलिंग वाले केस की फाइल लेने जा रही हो ना। ये सुनते ही मम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुझे ये सब कैसे पता चला? मैंने स्वैग में जवाब दिया, अरे मम्मी, आपकी लाइब्रेरी में हर केस की फाइल सजी रहती है और वो 10 साल पुराना लिंग निये वाला मर्डर केस तो आपके और पापा के दिल में किसी पुराने जख्म की तरह है। इस लाश की हालत और आपकी ये हड़बड़ाहट देखकर कोई भी अंधा बता देगा कि आप पुरानी फाइलें ही खंगालने जा रही थी। मम्मी मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। बोली, मानना पड़ेगा तेरा दिमाग तो काफी बारीकी से चीजों को पकड़ता है। अच्छा, अगर तू इतना ही बड़ा जासूस बन रहा है तो थोड़ा और बता इस बारे में। भाई साहब, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि इस कातिल की उस मोहतरमा से कोई पुरानी दुश्मनी थी? 10 साल पहले वाले उस सीरियल किलर केस के सारे सब तो यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वो कत्ल बस एक इत्तेफाक था। अब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से सिर्फ चाकू के निशानों को देखकर हमें उस पुराने वाले साइको को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, है ना? अब देखो, मैंने ये तो नहीं कहा कि ये काम उस पुराने वाले शिकारी का नहीं है। क्या पता उस बंदे की इस बंदी से सच में कोई पुरानी खुन्नस हो, कुछ कह नहीं सकते। मैं बस अपनी टेढ़ी मुस्कान चिपका कर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी सु वान रोंग ने अचानक आकर मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे सेल में आखिरी आईफोन बचाओ। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये यांग जरा मेरी मदद कर दे यार। मैंने मुड़कर पूछा, माँ की अब क्या आफत आ गई? और बस वो मुझे घसीटते हुए सीधे अस्पताल ले गई लाशों की चीरफाड़ करने के लिए। लेकिन भाई जैसे ही हम अस्पताल के गेट पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर तो मेरी फटके हाथ में आ गई। रिपोर्टर्स के कैमरों और माइक ने हमें चारों तरफ से ऐसे घेर लिया जैसे चिंटू को स्कूल में होमवर्क न करने पर उसकी सारी टीचर्स घेर लेती हैं। चारों तरफ बस शोर था, सु प्रोफेसर आ गई, सु प्रोफेसर आ गई। एक रिपोर्टर तो माइक मुंह में घुसाने को तैयार था और पूछ रहा था कि प्रोफेसर, क्या इस दरिंदगी के पीछे वही पुराना वाला कातिल है? आप तो उस वक्त की सबसे बड़ी फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी और यही इकलौता ऐसा केस था जिसमें आपको कातिल का एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिला था। क्या ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी नहीं है? अब भाई, सु वान रोंग लाशों का पोस्टमार्टम करने में तो उस्ताद थी, लेकिन इन भूखे रिपोर्टर्स को संभालना उसके बस की बात नहीं थी। वैसे ये मीडिया वाले भी कम नहीं है, जो बात सच थी वो तो बोलेंगे ही। सू के इतने बड़े करियर पर वो केस एक काले धब्बे जैसा था। उस वक्त जब उसका नाम 7वें आसमान पर था, तब भी उस सीरियल किलर ने उसे दिन में तारे दिखा दिए थे और सू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शातिर खिलाड़ी है कौन। यहाँ सु वान रोंग का पारा धीरे धीरे चढ़ रहा था और वो गुस्से में फटने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक हाथ आता है और मैं बिल्कुल किसी साउथ के हीरो की तरह भीड़ चीरते हुए उसके सामने आ गया। जितने भी ये माइक और कैमरा लेकर रिपोर्टर बीच में टांग अड़ा रहे थे,
सबको मैंने ऐसे साइड किया जैसे फ्री सेल में धक्का मुक्की हो रही हो। मैंने गरजते हुए कहा, अरे वो ब्रेकिंग न्यूज के भूख हो, पहले मर्डर केस जरूरी है या तुम्हारी फालतू की रिपोर्टिंग? यहाँ केस अभी ताजा ताजा गर्म है और तुम लोग यहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से अगर एक सेकंड की भी देरी हुई और मुजरिम फरार हो गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? चलो रास्ता खाली करो वरना सारा एटीट्यूड निकाल दूंगा। मेरा चेहरा उस वक्त इतना ठंडा और खूंखार था कि सबकी हवा टाइट हो गई। मैं सु वान रोंग का हाथ पकड़कर बिना पीछे मुड़े सीधा आगे बढ़ गया। पीछे वो रिपोर्टर ऐसे हक्के बक्के खड़े रह गए जैसे किसी ने उनकी लॉटरी का टिकट फाड़ दिया हो। जब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम होने के बाद होश आया तो एक रिपोर्टर खुसुर पुसुर करने लगा, अबे ये लौंडा कौन है? प्रोफेसर का स्टूडेंट है क्या? बड़ा चौड़ में घूम रहा है। तभी दूसरा समझदार बोला, अबे ढक्कन, ये खानदान का बड़ा लड़का ये यांग है। अब अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा है तो स्वैग तो होगा ही। और सच तो ये है कि उसने बात पते की कही है। हम लोग बस फालतू में यहाँ रायता फैला रहे हैं। इतने में मैं और सु वान रोंग हॉस्पिटल के उस ठंडे कमरे यानी मुर्दा घर के दरवाजे पर पहुंच गए। सु वान रोंग ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर कुछ पुलिस वाले और डॉक्टर लाश के पास खड़े अपनी फाइलें भर रहे थे। हमें अचानक अंदर घुसते देख सबकी ऐसी फटी कि सबके कंधे झटकने लगे। सब हैरान होकर बोले, प्रोफेसर साहिबा आप यहाँ? और ये यांग भी साथ आए हैं? उनकी हैरानी को इग्नोर मारते हुए मैं सीधा उस औरत की लाश के पास गया जो अब इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह चुकी थी। मैं उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ऐसे गौर से स्कैन कर रहा था जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। पुलिस वाले मुझे टोकने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि सु वान रोंग ने उन्हें अपनी कातिल नजरों से चुप रहने का इशारा कर दिया। बस आधा मिनट लगा और मैंने अपनी तफ्तीश खत्म करते हुए सीधा सवाल दागा, इस मरने वाली के घर वाले कहाँ हैं? तो भैया, ये जो बॉडी मिली है वो शहर के बाहर से आई किसी लड़की की है। पुलिस ने घर वालों को फोन घुमा दिया है और वो बस आते ही होंगे। सु वान रोंग ने अपनी फाइलों में झांकते हुए बताया कि मरने वाली का नाम हुआंग फेई था, उम्र 27 साल और एक डिजाइन कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। शहर में इसके 2 पक्के यार थे और अपने मंगेतर के साथ रहती थी। दोनों के बीच प्यार इतना था कि पड़ोसी भी जलते होंगे। ये सब सुनकर मैंने बस एक लंबी सांस ली और स्टाइल में दस्ताने पहनने लगा। अब मुझे ऐसा करते देख वहां खड़े लोगों के चेहरे ऐसे उतर गए जैसे किसी ने उनकी बिरयानी में इलायची डाल दी हो। सु वान रोंग तो और भी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मैंने आज तक किसी लाश को हाथ तक नहीं लगाया है। नॉर्मल बंदा तो खून देखकर ही उल्टी कर दे, पर मैं यहाँ सीधा डॉक्टर बनने के मूड में था। एक पुलिस वाला जो सु वान रोंग के नीचे काम करता था फौरन आगे आया और दांत निकाल कर बोला कि ये यांग साहब, पुलिस अपना काम कर चुकी है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? पर मैंने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे हम लोग यूट्यूब के फालतू एड्स को करते हैं। मैंने बिना हिचकिचाए उस लाश के जख्म को अपनी उंगलियों से टटोलना शुरू कर दिया। खून और मांस के बीच मेरी उंगलियां देखकर सबकी आंखें बाहर आ गई। सु वान रोंग को मेरी चिंता सताने लगी। वो बोली कि ये यांग, फालतू की बहादुरी मत दिखाओ, तुमने पहले कभी ये सब नहीं किया है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने खून से सनी उंगलियां हटाई और एकदम कूल होकर बोला कि मौत का टाइम सुबह के 3:30 से 4 बजे के बीच का है। इसकी जान छाती पर लगे उसे गहरे घाव ने ली है। मारने वाले ने लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी छुरी का इस्तेमाल किया है। पर एक बात नोट करने वाली है, छुरी ज्यादा धारदार नहीं थी। लगता है कातिल उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी धार कम हो गई थी। तो भाई सीन ये है कि लाश पर जो चाकुओं के निशान हैं उनमें मांस थोड़ा खिंचा हुआ है। फिर कातिल ने पागलों की तरह चाकू चलाए और पैरों तक आते आते घाव हल्के हो गए। जब मैंने अपनी ये जासूसी वाली बकवास खत्म की और पीछे मुड़ा तो देखा सबके सब मुझे ऐसे ताक रहे हैं जैसे मैंने फ्री का वाईफाई पासवर्ड बता दिया हो। मैं धीरे से मुस्कुराया और सु वान रोंग के पास जाकर पूछा कि भाई क्या हुआ? उन्होंने तो आओ देखा न ताओ सीधा मेरे गाल ऐसे रगड़ने शुरू कर दिए जैसे कोई गंदा बर्तन साफ कर रही हो। वो चिल्लाकर बोली, अबे ओए, तू सच में मेरा ये यांग ही है ना? मैंने अपनी आंखें घुमाई और एकदम पक चुके इंसान की तरह बोला, अब मैं नहीं तो क्या पड़ोसी का लड़का हूँ। पर मम्मी जी तो मानने को तैयार ही नहीं थी, कहने लगी असंभव, मेरा ये यांग तो एकदम डब्बू और बुद्धू टाइप का होना चाहिए था। ये 10 सेकंड में पूरी लाश का पोस्टमार्टम कैसे कर गया, वो भी बिना किसी गलती के। सु वान रोंग अभी भी सदमे में थी पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उस बूढ़े ऑफिसर झांग की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, झांग साहब, जरा उन लोगों को बुला लो जो मरने वाले के सगे संबंधी हैं। आखिरी बार शकल देख लेंगे तो उनकी आत्मा को भी लगेगा कि चलो किसी ने तो भाव दिया। झांग ने एक लंबी सांस ली और अब वो मुझे काफी इज्जत देने लगा था। जैसे ही वो काम पर लगा मैं भी वहां से थोड़ा खिसक लिया। मेरे जाते ही मुर्दा घर में मौजूद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस वालों के बीच गपशप का बाजार गर्म हो गया। सब कह रहे थे, भाई ये यांग तो कतई हेवी ड्राइवर निकला, मास्टर के घर में रहकर बंदा सच में प्रो लेवल का बन गया है। सच में सिर्फ 10 सेकंड घूरकर कातिल का हथियार और मौत का सही वक्त बता देना, ऐसी सुपर पावर तो बस प्रोफेसर सू या उस चेन फेंग के पास ही देखी थी। सब यही चिल्ला रहे थे कि प्रोफेसर सू, आपका बेटा तो कतई जीनियस निकला है, भले ही वो एक लाश के सामने अपनी कलाकारी दिखा रहा हो। वैसे तो मौत एक बुरी बात है पर अपनी आंटी सु वान रोंग के लिए ये रोज का काम है। मौत के साथ इनका ऐसा रिश्ता है जैसे मेरा और मेरी एक्स का काफी करीबी। पर अभी उनके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि वो वाली गर्व वाली फीलिंग थी जो इंडियन पेरेंट्स को तब होती है जब उनका बच्चा शर्मा जी के लड़के से ज्यादा नंबर ले आए। आखिर कौन सी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा भीड़ में सबसे अलग और मशहूर दिखे, भले ही उसके पीछे की वजह थोड़ी डरावनी हो। सु वान रोंग ने मुस्कुराते हुए सबको जवाब दिया और थोड़ी ही देर में हमारे झांगजी आन भाई उन सभी लोगों को पकड़ लाए जिनका उस मुर्दे से कोई ना कोई कनेक्शन था। 2 सहेलियां और एक होने वाला दूल्हा। जैसे ये तीनों मॉर्चुअरी के अंदर पहुंचे और हुआंग फेई की लाश देखी
सबका चेहरा एक जैसा उतर गया। एक पल के लिए तो सब ब्लैंक हो गए, फिर ऐसी दहाड़े मारकर रोना शुरू किया जैसे किसी ने इनकी फेवरेट वेब सीरीज का सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया हो। खासकर हुआंग फेई का बॉयफ्रेंड तो ऐसे जमीन पर ढेर हो गया जैसे उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ के भाग गई हो। बेचारे के तो होश ही उड़ गए थे। मैं मॉर्चुरी के बाहर खड़ा ये सारा ड्रामा देख रहा था। उनमें से एक लड़की ने बताया कि वो हुआंग फेई को 4-5 साल से जानती है और वो लोग पहले साथ ही रहती थी, पर जब हुआंग फेई और ली होंग की शादी की बातें फाइनल होने लगी तब वो अलग हो गए। फिर दूसरी लड़की ने भी अपना मुंह खोला और बोली कि वो सच में चाहती। अब यार, हमारी हुआंग फेई दीदी के साथ ये क्या कांड हो गया? मतलब कौन है वो पत्थर दिल इंसान जिसने इतनी बेरहमी दिखाई? और ये देखो, मजनू भाई यानी हुआंग फेई का बॉयफ्रेंड ली होंग अब जाकर अपना मुंह खोल रहा है। बेचारे की आवाज ऐसे कांप रही है जैसे बिना जैकेट के सियाचिन पहुंच गया हो। रोते रोते कह रहा है कि सब मेरी गलती है, मुझे कल रात उसके साथ रुकना चाहिए था। मैं उसे छोड़कर गया क्यों? अगर मैं उसे ऑफिस से घर तक छोड़ने जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब देखो, मुझे तो खुजली हुई तो मैंने तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठकर पूछा कि भाई, क्या वो आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी चल रही थी? क्योंकि मैडम रात के 3 बजे ऑफिस से निकल रही थी तो पता चला कि वो किसी डिजाइन के प्रोजेक्ट को लेकर पागलों की तरह काम कर रही थी। कुछ दिन पहले ही उसे कुछ आइडिया मिला था और तब से वो दिन रात एक करके उसे पूरा करने में लगी थी। लियोंग भाई साहब ने उसे बहुत समझाया कि बेबी इतना लोड मत लो, पर वो ठहरी काम की पक्की, सुनती किसकी है। ये सब बताते हुए लियोंग फिर से इमोशनल हो गया और चिल्लाने लगा कि काश मैंने उसे रोक लिया होता। मैं खड़ा हुआ और वहां मौजूद पुलिस वालों को इशारा किया कि भाई इसे ले जाओ, वरना ये यहीं रो रो कर समंदर बना देगा। पर भाई साहब तो हटने को तैयार ही नहीं। कहने लगे कि मैं अपनी फेई फेई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमारी तो 2-3 महीने बाद शादी होने वाली थी। अबे यार, ये शादी वाला इमोशनल कार्ड सुन के तो पुलिस वालों ने भी लंबी लंबी ठंडी सांसें भरनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि हमारी सु वान रो, जो अमूमन पत्थर की मूर्त बनी रहती है, उसने भी एक लंबी आह भरी और अफसोस जताया। पर मैं तो बड़े सुकून से ये सारा तमाशा देख रहा था। देखो भाई, तुम्हारा ये यार पुराने जमाने का क्राइम किंग रह चुका है। पूरी दुनिया की टॉप एजेंसियों ने मेरे नाम का इंटरनेशनल वारंट निकाल रखा था। तो क्रिमिनल का दिमाग एक अपराधी से बेहतर और कौन समझेगा? जो आंखों को दिख रहा है वो सच हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वही पूरा सच हो। इस ड्रामे के पीछे की कहानी कुछ और ही लग रही है। मैंने पुलिस वालों को एक तिरछी नजर से इशारा किया और फिर वो लोग ली होंग और हुआंग फेई की सहेली को पकड़कर वहां से ले जाने लगे। जैसे ही हम उस कमरे से बाहर निकले, सु वान रोंग किसी सी सेल्स वाली की तरह मेरे पीछे पड़ गई और पूछने लगी कि मुझे वहां क्या महसूस हुआ। मैंने उसे कोई भाव नहीं दिया और बस उसकी फाइल से वो क्राइम सीन वाली फोटो निकाल ली। मैंने उन सारी फोटो को लाइन से जमीन पर ऐसे सजाया जैसे कोई सट्टेबाज ताश की गड्डी बिछा रहा हो। 2 मिनट तक उन फोटो को ऐसे घूरा जैसे उनमें कोई गुप्त खजाना छुपा हो और फिर मैंने बम फोड़ा कि भाई, ये केस 10 साल पुराने वाले सीरियल किलिंग वाले केस से बिल्कुल अलग है। मेरी ये बात सुनकर सु वान रोंग और वहां खड़े पुलिस वालों के तो जैसे फ्यूज ही उड़ गए। वो कहने लगे, ये यांग भाई क्या भांग खाकर आए हो? कत्ल करने का तरीका और ये दरिंदगी तो बिल्कुल वैसी है जैसी 10 साल पहले थी। ऊपर से इस लड़की की पीठ पर भी वो डरावने शब्द लिखे हैं कि मैं वापस आ गया हूँ। पुराने वाले कातिल को भी पीठ पर निशान छोड़ने की गंदी बीमारी थी। बस फर्क इतना है कि इस बार उसने शब्द लिखे हैं और पहले वो नंबर्स छोड़ता था। 10 साल पहले वो हर शिकार की पीठ पर 9, 19 और 2 जैसे नंबर लिखता था और आखिर में 9-9 लिखकर उसने ये खूनी खेल बंद कर दिया था। उनकी ये बचकानी बातें सुनकर मुझे जोर की हंसी आ गई। मैंने तंज कसते हुए कहा, तुम पुलिस वालों की आंखों में मोतियाबिंद है क्या, या अक्ल घास चढ़ने गई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दरिंदगी वैसी ही है? इस हुआंग फेई की लाश को गौर से देखो। इसके शरीर पर कम से कम 5 जख्म ऐसे हैं जहां चाकू की पूरी धार अंदर तक घुसाई गई है। लेकिन 10 साल पुराने वाले केस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस वक्त का कातिल बस मजे के लिए कट मारता था और उसके हर घाव की गहराई बिल्कुल एक जैसी होती थी। ये जख्म साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 10 साल पहले वाला वो कातिल चाकुओं का असली उस्ताद था। उसका पैसा पक्का धारदार चीजों से जुड़ा रहा होगा। अब हमारे इन पुलिस वाले भाई साहब को लग रहा है कि जख्मों की गहराई कम ज्यादा है, तो मामला कुछ और है। अरे भाई, लॉजिक कहाँ है? वो पुराना वाला शिकारी बहुत स्मार्ट था। वो तो बस तुम पुलिस वालों और फॉरेंसिक वालों के मजे ले रहा था, तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था। और ये अभी वाला कातिल, ये तो बस एक नंबर का कॉपीकैट है जो पुराने वाले की नकल उतारने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बात करते करते मैंने सु वान रोंग की फाइल से एक पुरानी सी फोटो निकाली। ये फोटो एक पुराने शिकार की पीठ की थी। मैंने अपनी उंगली लाश की उन कलाइयों पर टिकाई जिन्हें बुरी तरह बांधा गया था। मैंने सीधा कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ बैठकर ये गलती पहचानों वाला गेम नहीं खेलना। इतना बोलकर मैं बाहर की तरफ निकल गया। सु वान रोंग पीछे से चिल्लाई, ये यांग, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, शायद मुझे पता है कि उस कमीने को कहाँ ढूंढना है। मैं सीधा हुआंग फे की कंपनी पहुंच गया। अब भाई, उसकी लाश तो सुबह के 4-5 बजे मिली थी, तो ऑफिस वालों को क्या ही पता होगा कि उनका मैनेजर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने डिजाइन कंपनी का मेन दरवाजा धकेला और अंदर घुस गया। ऑफिस शुरू होने का टाइम था, लेकिन वहां बैठे लोगों को देखकर लग रहा था जैसे सबके सब अभी अभी गहरी नींद से जबरदस्ती जगाए गए हो। सबकी शक्लें उतरी हुई थी। मुझे, सु वान रोंग और 2 पुलिस वालों को अचानक वहां देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तभी एक बंदा अपनी सीट से उठा और बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ हमारे पास आया। उसने पूछा, नमस्ते सर, क्या काम है? मैंने सीधा बोला कि हमें तुम्हारे मैनेजर हुआंग फेई के बारे में कुछ बात करनी है। वो बंदा एकदम रिलैक्स होकर बोला, ओ, तो आप हुआंग मैनेजर को ढूंढ रहे हैं? रुकिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। वो बंदा हर दिन ऑफिस सबसे पहले आता है, तो सब उसे केबिन में ढूंढ रहे थे।
पर मैंने उसे रोक कर कहा, भाई ढूंढना बंद कर, वो टपक चुका है। ये सुनते ही पूरे ऑफिस की फट गई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब चिल्लाने लगे, क्या हुआंग मैनेजर मर गया? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो वो बिल्कुल चकाचक था। कोई बोला, भाई कल रात तो वो बेचारा ऑफिस में रुककर ओवर टाइम कर रहा था और उसका मंगेतर मिस्टर ली भी उसके साथ ही था। पूरा ऑफिस एकदम से मछली बाजार बन गया। अब पुलिस वालों को लगा कि फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो दहाड़े, ए भाई सब शांत हो जाओ, हम यहाँ केस सुलझाने आए हैं। ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने हुआंग फेई में कुछ अजीब देखा या उसकी ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी थी? तभी मैंने अपनी टांग अड़ाई और बोला, छोड़ो ये सब, बस ये बताओ कि इन पिछले कुछ दिनों में ऑफिस से कौन कौन गायब था? पुलिस और मेरी पार्टनर सु वान रोंग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने उनकी बिरयानी में इलायची डाल दी हो। सु वान रोंग धीरे से बोली, ये यांग, मामला इतना सीधा नहीं है यार। कातिल शातिर है, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा तो वो खुद को शक के घेरे में क्यों अपने देगा? मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस हवा में तीर छोड़ रहा हूँ। तभी 3 लोग सामने आए, एक लड़का और 2 लड़कियां। तीनों काफी जवान थे और उनके चेहरे पर डर और दुख साफ दिख रहा था। उनमें से एक लड़की की तो आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैं उसके सामने पहुंचकर कुछ बोलने ही वाला था कि उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए बोल रही थी कि फेई फेई दीदी कैसे मर सकती है, वो तो इतनी अच्छी इंसान थी। अब यार, कहानियों का तो ये पुराना दस्तूर है, जो जितना अच्छा होगा उसकी विकेट उतनी ही जल्दी गिरेगी। मैंने पास की टेबल से एक टिश्यू उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि क्या तुम और हुआंग फेई काफी करीब थे? उसने बताया कि वो फेई फेई की असिस्टेंट है। पिछले 2 दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और फेई फेई ने ही उसे जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा था। आज थोड़ी हिम्मत जुटाकर काम पर आई थी, पर यहाँ तो मातम मना हुआ है। उसकी आवाज और खांसी से साफ पता चल रहा था कि जुकाम ने उसकी बुरी हालत कर रखी है। मैंने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। फिर मैं अगले लड़के के पास गया, जिसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर था और आज ही लौटा है। अब आखिरी बारी थी एक और लड़की की, जिस पर सु वान रोंग की नजरें चील की तरह टिकी हुई थी। देखो भाई, सु वान रोंग का लेवल अलग है। वो पिछले 20 सालों से मुर्दों से गप्पे मार रही है, तो उसकी पारखी नजरों से कुछ नहीं छुपता। जब फेई फेई की मौत की खबर सुनाई गई तो इस लड़की के चेहरे पर डर तो था, पर उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी खुशी दिखी जैसे उसका कोई बड़ा दुश्मन रास्ते से हट गया हो। हालांकि उसने फौरन उसे छुपा लिया, पर सु वान रोंग समझ गई कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैंने उस सुंदर कन्या की आंखों में झांकते हुए पूछा कि तुम कहाँ गायब थी? उसने जवाब दिया कि गाँव में कुछ काम था, इसलिए छुट्टी ली थी। जब मैंने पूछा कि कितने दिन की छुट्टी, तो उसने कहा पूरे 7 दिन की। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। 7 दिन की छुट्टी, ये काफी ज्यादा दिन है। क्या तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है? लड़की ने पलटकर बड़े आराम से कहा, नहीं बाबा, मैं बस थक गई हूँ और कुछ वक्त रेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और अपनी जगह से हिलते हुए कहा, 7 दिन का समय। अगर कोई इंसान किसी दूसरे के कत्ल करने के तरीके यानी मर्डर स्टाइल को कॉपी करना चाहे तो 7 दिन काफी होते हैं। कम से कम नकल तो मार ही सकता है। मेरी ये बात सुनते ही वहां मौजूद सब लोग ऐसे हैरान होकर उस लड़की को देखने लगे जैसे किसी ने उनका फोन का पासवर्ड देख लिया हो। एक डिप्टी मैनेजर ने दबी आवाज में पूछा, तुम्हारे कहने का आखिर क्या मतलब है? मैंने जवाब दिया, हुआंग फेई जब मरी तो उसका शरीर रस्सियों से ऐसे बंधा हुआ था जैसे कोई कोरियर का पार्सल हो। सिर नीचे की तरफ था और पिछवाड़ा ऊपर उठा हुआ था। उसकी पीठ पर खून से कुछ लिखा गया था। जो कोई भी पिछले 10 सालों से इस जिंगदू शहर में रह रहा है, उसे अच्छे से पता होना चाहिए कि इस अजीबोगरीब पोजीशन का क्या मतलब है। मेरी बात खत्म होते एक अंकल जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया, क्या ये वही सीरियल किलिंग वाला केस है? मैंने अपनी आवाज को थोड़ा डरावना और विलेन जैसा करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वही 10 साल पुराना वाला खतरनाक केस। तुम्हारे मैनेजर हुआंग फेई की हालत ठीक वैसी ही थी जैसे 10 साल पहले उन 9 लोगों की हुई थी। ये सुनते ही वो लड़की, जो पहले थोड़ी खुश दिख रही थी, अचानक थरथर कांपने लगी। उसकी आंखों की वो चमक ऐसे गायब हुई जैसे सैलरी आने के बाद पैसे गायब होते हैं। जैसे ही उसकी नजरें मुझसे टकराई, उसकी हवा टाइट हो गई और वो हकलाते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? कत्ल मैंने नहीं किया है। मैं मनी मन हंसा और बोला, पर तुम्हारी और हुआंग फेई की तो पुरानी खुन्नस थी ना। उसने अपना सिर ऊपर उठाते हुए अकड़ के कहा, हाँ उसने मुझे थप्पड़ मारा था, पर मैं इतनी पागल नहीं हूं कि उसका कत्ल कर दूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शांत गदाधारी भीम शांत, मैंने तो बस ये कहा कि तुम्हारी उससे दुश्मनी थी। मैंने ये कब कहा कि तुमने उसे टपकाया है? इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? मेरी ये बात सुनते ही वहां खड़े हर इंसान की नजरें अब उसी लड़की पर ऐसे टिक गई थी जैसे सेल में भारी डिस्काउंट पर टिकी रहती हैं। वो लड़की तो ऐसे डरी सहमी इधर उधर देख रही थी जैसे उसने क्लास में पात दिया हो और पकड़े जाने का डर हो। सु वान रोंग मेरे पास दुबक कर आए और फुसफुसाते हुए बोले, क्यों बे, क्या तुझे इस पर शक है? मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, बस थोड़ा इमोशनल हो गया था यार। जब हमने बताया कि हुआंग फेई टपक गई है तो इसकी आंखों में जो सुकून दिखा ना, वो किसी रिवेंज ड्रामा की जीत जैसा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा यही असली विलेन है, पर अब सारा सीन समझ आ गया है। मैंने उस बीमार सी दिखने वाली लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, अरे मैडम, बातों बातों में आपका शुभ नाम तो जानना भूल ही गया। वो लड़की थोड़ा सक्काई और अपनी फटी हुई आवाज में बोली, मेरा नाम वांग वई है। मैंने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है वांग वई सुंदरी, जरा हमारे साथ हॉस्पिटल के मुर्दा घर तक चलने की जहमत उठाएंगी क्या? उसका चेहरा ऐसा सफेद पड़ गया जैसे किसी ने फिल्टर हटा दिया हो। वो घबरा कर बोली, मैं क्यों जाऊं? मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी हॉरर फिल्म के भूत से कम नहीं थी। मैंने कहा, अरे मैंने कब कहा कि तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी थी?
तुम तो खुद कहती थी कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तो आखिरी बार उसकी शक्ल देखने में क्या बुराई है। आखिर में बेचारी मान गई, पर जैसे ही वो चलने लगी मैंने झपट्टा मारकर वांग वई का हाथ पकड़ लिया। मैंने बड़े स्वैग के साथ कहा, चाहे तुम पूरी दुनिया को अपनी ये मासूमियत वाला चेहरा दिखाओ और सब तुम पर तरस खाएं, पर बेटा इस कहानी की असली कातिल तुम ही हो। ये सुनते ही ऑफिस में सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे किसी ने टीवी का वॉल्यूम 0 कर दिया हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी एक बंदा होश में आया और चिल्लाया, अबे ओए ऑफिसर, तेरा दिमाग तो घास चढ़ने नहीं गया। ये वांग वई कातिल कैसे हो सकती है? आपने ही तो कहा था कि ये केस 10 साल पुराने उस सीरियल किलर जैसा है, तो कातिल भी वही पुराना बंदा होना चाहिए ना। और भाई मर्डर करने के लिए कोई मोटिव भी तो चाहिए। वांग वई तो बेचारी एक कॉकरोच से भी डरती है, और वांग जिंगलिंग ने तो इसके जुए के कर्ज चुकाने में इसकी मदद तक की थी। जैसे ही उसके साथी उसे बचाने के लिए फालतू की दलीलें देने लगे, मेरी नजर तुरंत उस कर्मचारी पर गई जिसने जुए की बात छेड़ी थी। ये भाई साहब ऑनलाइन सट्टे के ऐसे दलदल में फंसे थे कि भारी कर्ज चढ़ गया था। पिछली बार जब कर्ज वसूलने वाले ऑफिस तक पहुंच गए थे, तब मैनेजर हुआंग ने इसे बचाया था। मैंने उसकी तरफ अपनी चील जैसी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा कि कहीं ये आस्तीन का सांप वाली कहानी तो नहीं निकल आएगी। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ और एक दूसरी टीम इसके घर की तलाशी लेगी। ये सुनते ही वांग वई के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो चिल्लाने लगा कि मैं तो बस फेई फाई दीदी को आखिरी बार देखने आया था, तुम मुझे खूनी की तरह क्यों देख रहे हो? जब 10 साल पहले तुम असली कातिल को नहीं पकड़ पाए और वो फिर से कांड कर रहा है, तो उसे पकड़ने के बजाय मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और मेरे बगल में खड़ी सु वान रोंग भी चौकन्नी हो गई। भाई तुझे 10 साल पुराने केस की बड़ी गहरी जानकारी है। वांग वई हकलाते हुए बोला कि क्या मेरी बात में कोई खराबी है? अगर तुमने उसे पकड़ लिया होता तो फेई फेई दीदी आज नहीं मरती। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी बोलती बंद कर दी। मैंने कहा कि तेरे हाथों में ये जो नए नए छाले दिख रहे हैं, ये साफ बता रहे हैं कि तू आजकल भारी मेहनत वाला काम कर रहा है। तू तो असिस्टेंट है ना, तो क्या कंपनी वाले तुझसे बोरे उठवाते हैं? वो सफाई देने ही वाला था, पर मैंने उसे मौका नहीं दिया। पहली बात तो ये छाले, और दूसरी ये कि जैसे ही हमने कहा कि हुआंग फेई का मर्डर बिल्कुल 10 साल पुराने तरीके से हुआ है, तू अचानक इतना रिलैक्स कैसे हो गया? खासकर जब हम उस लेडी कलीग को टारगेट कर रहे थे, तब तेरी आंखों में साफ साफ खुशी दिख रही थी। मुझे क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी अच्छे से पता है। पिछली जिंदगी के अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि अक्सर वही इंसान खूनी निकलता है जिस पर कोई शक नहीं करता। सिर्फ असली मुजरिम ही खुद को पाक साफ दिखाने के लिए इतनी मेहनत करता है। वांग वई आते वक्त तो ऐसे दहाड़ मार कर रो रहा था कि सु वान रोंग भी पिघल गई। पर मुझे इन आंसुओं पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि ये इमोशन अक्सर फैसले लेने में दिमाग का दही कर देते हैं। वांग वई के होंठ ऐसे थरथरा रहे जैसे बिना कंबल के कड़ाके की ठंड में खड़ा हो। बोला कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा, तुम गलत देख रहे हो। मैंने मन ही मन उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया और अपने साथी से कहा कि लियोंग को फोन लगाओ और पूछो कि क्या इस वांग वई ने हुआंग फेई से पैसे उधार मांगे थे। फोन उठाते लियोंग की आवाज ऐसी आई जैसे वो सदियों से सोई ना हो। उसने बताया कि हाँ, आधे महीने पहले इसने पैसे मांगे थे और उसके बाद भी कई बार हाथ फैलाए, पर हुआंग फेई ने साफ मना कर दिया और धमकी भी दी थी कि अगर उधार नहीं चुकाया तो अपनी बोर्सिया बिस्तर समेट कर नौकरी से निकल जाना। मैंने उसे थैंक यू बोला। ली होंग बेचारी कंफ्यूज थी, पूछने लगी कि क्या तुम्हें वांग वई पर शक है? पर कातिल तो वो 10 साल पुराना वाला विलेन है ना। मैंने उसे समझाया कि मैडम, हमने कब कहा कि दोनों कातिल एक ही हैं, बस काम करने का तरीका मैच कर रहा है। मैंने वांग वई की आंखों में अपनी आंखें गड़ा दी और बोला, तो क्या मैं ये मान लूं कि जब तुझे बार बार उधार देने से मना किया गया और तुझे लगा कि तेरी नौकरी भी जाने वाली है, तो तेरा दिमाग सटक गया और तूने उसे निपटा दिया? वांग वई की आंखें फटी की फटी रह गई। बेचारा कुछ सेकंड तक तो बस मछली की तरह मुंह खोलता बंद करता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, मुझे हुआंग फेई पर गुस्सा तो आया था, पर बाद में मुझे समझ आ गया कि वो अपनी जगह सही थी। और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है? क्या सिर्फ अपनी तुक्केबाजी के दम पर मुझे सजा दिलवाओगे? इतना बोलकर वो नमूना हल्का सा मुस्कुराया भी। मैंने कहा, ज्यादा दांत मत निकाल, सबूत बहुत जल्द तेरे पिछवाड़े पर लात मारेंगे। इन 3-4 घंटों में तूने सारे सबूत तो मिटाए नहीं होंगे। हुआंग फेई सुबह के 3:30 बजे के बाद मरी थी और अभी सुबह के 8 या 9 बज रहे हैं। तेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि तू सारे निशान मिटा दे। तेरी ये हालत देखकर तो नहीं लगता कि तूने 10 साल पुराने उस सातिर कातिल की नकल की होगी। मैंने पुलिस वालों को इशारा किया कि इसे हॉस्पिटल नहीं, सीधा इसके घर ले चलो, वहां मेरी टीम पहले से ही उसकी लंका लगा रही होगी। वांग वई के जबड़े भीज गए और उसका चेहरा देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि यही वो चूहा है जिसे मुझे पकड़ना था। मैंने उसे ले जाने का हुक्म दिया। वांग वई का घर ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था और पूरे रास्ते वो बहुत ज्यादा ही बातें करने लगा था। और शांति। गाड़ी जैसे ही बिल्डिंग के नीचे रुकी, वहां पहले से ही 2 पुलिस की गाड़ियां हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी थी। एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला हमें देखते ही ऐसे दौड़कर आया जैसे उसे कोई लॉटरी मिल गई हो। कहने लगा, प्रोफेसर सु, ये शाओ, आपको इस तरह बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लग रहा। सु वान रोंग ने अपना सिग्नेचर स्वैग दिखाया और सिर हिलाते हुए कहा, केस सुलझाने में मदद करना मेरी ड्यूटी है। वैसे हेडक्वार्टर से क्या खबर है? पुलिस वाले ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया कि ऊपर से सख्त ऑर्डर आए हैं। ये केस 10 साल पुराने उस कांड से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसलिए सिटी पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर कातिल को सलाखों के पीछे डालने को कहा गया है। ऊपर से मेयर साहब ने मीटिंग में साफ कह दिया है कि अगर फिर से ऐसा कोई कत्ल हुआ तो पुलिस के हर डिपार्टमेंट की लंका लगा दी जाएगी। सु वान रोंग ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 1 हफ्ता? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केस आज ही हल होगा। सब के सब हक्के बक्के रह गए।
मैंने वांग वेई की तरफ देखकर चुटकी ली और कहा, बिल्कुल सही सही कहूँ तो अगले 1 घंटे के अंदर, है ना वांग मिस? वो तो जैसे पत्थर बन गई थी। तभी ऊपर से एक पुलिस वाला भागता हुआ आया और रिपोर्ट दी कि सस्पेक्ट के घर में कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है, कोई हथियार नहीं भाई, वहां तो एक चाकू तक नहीं मिला। ये सुनकर वांग वेई के चेहरे पर ऐसी स्माइल आई जैसे उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। वो बोली, पुलिस वालों, अब तो मुझ पर यकीन हो गया ना? मैंने बड़े रिलैक्स्ड अंदाज, इतनी जल्दी भी क्या है डार्लिंग, चलो जरा तुम्हारे घर चलकर महफिल जमाते हैं। और हाँ, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? काफी देर से बोल रहा हूँ, गला सूख गया है। सु वान रोंग हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि ये खानदान किसी के सामने हारना नहीं जानता। वांग वेई ने दबी आवाज में हाँ कहा और हम उसे लेकर चौथी मंजिल पर पहुंच गए। अंदर पुलिस वालों ने पूरा रायता फैला रखा था और सामान इधर उधर पड़ा था। मैंने वहां रखा वाटर डिस्पेंसर देखा और पहले सु वान रोंग को पानी का गिलास दिया, फिर अपना गिलास थामे मैं घर में ऐसे टहलने लगा जैसे मैं वहां का असली मालिक हूँ। पर बाथरूम के पास पहुंचते ही मेरे पैर जाम हो गए। मैं फर्श को घूरने लगा। सु वान रोंग पास आई और पूछा, ये यांग क्या देख रहे हो? मैंने बस नीचे जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, मम्मी आपको नहीं लगता कि यहाँ फर्श पर पानी कुछ ज्यादा ही बह रहा है? मिस वांग, लगता है आपको सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने का बड़ा शौक है। वांग वेई की आंखें चमकने लगी और वो बोली, हाँ है, पर बाथरूम में पानी होने से तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे भाई, पानी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि तू इतनी बीमार है फिर भी सुबह सुबह शावर ले रही है। इतनी हिम्मत भाई, इसे तो वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं सीधा उसके इकलौते कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। घर छोटा सा था, एक कमरा और एक हॉल। देखकर लगा कि मैडम ने सारा पैसा जुए या सट्टे में उड़ा दिया है। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक इंसान के कद का पुराना कपड़े का पुतला खड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से मसला गया है। मैंने पीछे मुड़कर चिल्लाया, एक रस्सी देना जरा। वांग वेई का शरीर तो एकदम से कांप गया। सु वान रोंग को शायद अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर वो चुप रही। पुलिस वाला भाई साहब थोड़े कंफ्यूज थे, पर उन्होंने रस्सी पकड़ा दी। मैंने पुतला उठाया और उस पर जो धुंधले से निशान दिख रहे थे, ठीक उसी के ऊपर रस्सी लपेटने लगा। वांग वेई का चेहरा तो अब कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। जैसे ही मैंने पुतले के हाथ पीछे की तरफ खींचे, कोई जोर से चिल्लाया, अरे कैसे हो सकता है? मैंने भारी आवाज में जवाब दिया, क्यों नहीं हो सकता भाई? मेरे हाथ नहीं रुके और पुतला धीरे धीरे बिल्कुल वांग वेई की तरह ही बंधा हुआ दिखने लगा। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ था कि वांग वेई पागलों की तरह चिल्लाने लगी, बस करो और मत बांधो इसे, और मत बांधो। वो जमीन पर ढेर हो गई और सिर झुकाकर रोने लगी। मैंने उसके पास घुटनों के बल बैठकर पूछा, हाँ भाई, अब क्या कहना है? उसने अपना सफेद पड़ चुका चेहरा ऊपर उठाया और पूछा, तुम्हें शुरुआत से ही मुझ पर यकीन कैसे था? और तुम्हें एक नजर में इस पुतले के निशानों के बारे में कैसे पता चला कि उसे वैसे ही बांधना है? सु वान रोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि केस खत्म हो चुका है। मैं अभी भी वहीं बैठा था और बड़ी शांति से बोला, अरे बहुत सिंपल है भाई। हु आंग फे ने टशन में कहा, देख मेरी जान, कंपनी में जिसकी मैंने मदद की थी उनमें से तू अकेली नहीं थी। लेकिन जब मैंने तेरी मौत की खबर सुनाई तो बाकी सब तो ऐसे चौंक गए जैसे उन्होंने बिना मसाले वाली बिरयानी देख ली हो। पर तू तो पहले ही सेकंड से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो गया? तेरी आवाज तो कमजोर थी, पर चेहरे पर हैरानी का नामो निशान तक नहीं था। फिर जब मैंने तेरे हाथ में वो नोटों की गड्डियां देखी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। और जब पता चला कि तू जुआ खेलने की शौकीन है और कर्ज में डूबी है, तब तो मामला शीशे की तरह साफ हो गया कि असली कातिल तू ही है। मैंने थोड़ी देर रुककर लंबी सांस ली। अफसोस, ये तो वही शाम को दूध पिलाने वाली कहानी हो गई। पिछले जन्म में मैं भले ही मुजरिम था, पर मैंने कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं की। अब उस वांग वेई का मासूम सा दिखने वाला चेहरा अचानक किसी डरावनी फिल्म की चुड़ैल जैसा हो गया और वो पागलों की तरह हंसने लगी। कहती है, कौन सा सांप और कैसा दूध? उसने मेरी एक बार मदद की थी और मैंने वो पैसे लौटा दिए थे, तो फिर वो आखिरी बार मेरी मदद क्यों नहीं कर सकता था? वो पत्थर दिल इंसान चुपचाप तमाशा देखता रहा जब वो उधारी वसूलने वाले गुंडे मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहे थे। अगर मुझे मरना ही था तो मैंने सोचा उसे भी अपने साथ ही ले जाऊं। उसके चेहरे पर अब शैतानी चमक थी। तुम्हें पता है, मैंने गिड़गिड़ा कर उससे मदद मांगी थी, पर बदले में क्या मिला? मैंने अपने सारे डिजाइन आइडिया उसे दे दिए। और उस जालिम ने क्या किया? मेरे आइडिया रख लिए और मुझे नौकरी से ही लात मार दी। ऐसे इंसान का मरना ही ठीक था। मुझे समझ नहीं आया कि ये किस्मत का मजाक था या ऊपर वाले की प्लानिंग। तभी उसका फोन बजने लगा। मैंने कहा, उठा ले भाई, अभी तेरी हालत इतनी भी बुरी नहीं हुई कि फोन ना उठा सके। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक लड़की की मीठी आवाज आई, नमस्ते, क्या मैं स्टार सी डिजाइन कंपनी की मिस वांग वेई से बात कर रही हूँ? हम लाइट कप डिजाइन कंपटीशन के रिव्यू ग्रुप से बोल रहे हैं। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका काम सिलेक्ट हो गया है, तो अगले 3 दिनों के अंदर फाइनल के लिए दिए गए पते पर पहुंच जाइए। वांग वेई तो ये सुनकर वहीं सुन्न हो गई। मैं और सु वान रोंग भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि ये क्या सीन हो गया। फोन से आवाज आती रही, मिस वांग क्या आप सुन रही हैं? हेलो। वांग वेई का पूरा शरीर थरथर कांप रहा था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वांग वेई की आंखों से पानी ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो। वो पागलों की तरह चिल्लाया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर क्यों? मैं एकदम कूल अंदाज में खड़ा हुआ और अपनी भारी आवाज में बोला, देख भाई, मेरे हिसाब से तो तू सीधा ऊपर जाने के लायक है, पर अगर जेल से जिंदा बाहर आ गया तो वहां जाकर अपने पाप धो लेना। सु वान रोंग ने इशारा किया और पुलिस वाले ने भाई को चमचमाते हुए कंगन मतलब हथकड़ी पहना दी। वांग वेई खड़ा हुआ और फुसफुसाते हुए मुझसे पूछने लगा, तो क्या वो सच में वही सांप था? ये यांग, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? और वो गुड़िया
तुम बस उसे ठिकाने लगाने का टाइम नहीं निकाल पाए थे, है ना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मर्डर करने के बाद जानबूझकर खुद पर ठंडा पानी डालना और पूरी रात फुल एसी चलाकर बैठना ताकि तुम बीमार पड़ जाओ और पुलिस को तुम पर शक न हो, ये तुम्हारा ही मास्टर प्लान था ना? उसने थोड़ा सा अपना मुंह खोला और फिर हार मानकर चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी आवाज अब एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। वो बोला, जब उसने पहली बार मुझे मना किया और कर्जा वसूलने वालों ने मुझे बुरी तरह कूटा, तभी से मैंने ये सब प्लान करना शुरू कर दिया था। मैंने 10 साल पुराने केस की सारी कुंडली निकाली और करीब आधा महीना लग गया मुझे ये सब सीखने में। 2 दिन पहले मैंने फिर उससे बात करने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। बस वही मेरा दिमाग सटक गया और मैंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। कल रात उसे निपटाने के बाद मुझे डर था कि कहीं कोई मुझ पर उंगली न उठाए, इसलिए जैसा तुमने कहा मैंने घर आकर ठंडा पानी डाला और एसी चला दिया। और हाँ, उस गुड़िया के बारे में तुम सही कह रहे थे। मैंने पूरे 15 दिन तक उसे बांधने की प्रैक्टिस की थी ताकि मर्डर के वक्त कोई गलती ना हो, पर वो साइज में इतनी बड़ी थी कि मुझे उसे बाहर फेंकने में डर लग रहा था। मुझे लगा था कि किसी का दिमाग वहां तक नहीं जाएगा। उसका ये विलेन वाला इमोशनल ड्रामा सुनने में अब मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, टीम लीडर झांग, ले जाओ इस नमूने को यहाँ से। फिर मैंने मुड़कर अपनी मम्मी से कहा, मॉम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, टीआरपी का तड़का लगाना है। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था तभी वो अचानक रुक गया। ये यांग और बाकी सब लोग, अगर मैं जेल से जिंदा वापस आया तो मैं अपने किए का पछतावा जरूर करूंगा। अगर तुम लोगों को कभी मौका मिले तो प्लीज हुआंग फे की कब्र पर जाकर मेरी तरफ से उसे ये बात बोल देना। वो बंदा सॉरी बोलने वाला था, पर फिर उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। शायद उसे लगा कि सॉरी बोलने से उसके पाप नहीं धुलेंगे। जैसे उसे घसीटकर बाहर ले जाया गया, पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सु वानरोंग की आंखों में तो अलग ही चमक थी, जैसे उसके बेटे ने कोई ओलंपिक मेडल जीत लिया हो। उसने अंगूठा दिखाकर बड़े गर्व से कहा, बेटा आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मम्मी को तुझ पर नाज है। चलो कम से कम यहाँ तो किसी को सुकून मिला, वरना इस कहानी में तो हर कोई एक दूसरे की जान लेने पर तुला है। पर असली पंचायत तो कहीं और ही चल रही थी। बाद में मुझे पता चला कि जब मैं वांग वे को ठिकाने लगा रहा था तब मेरे परम पूज्य पिताजी, ये झेंग बांग के ऑफिस का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। उनके सामने मेज पर केस फाइलों का ढेर लगा था और सामने बैठे अधिकारियों के चेहरे ऐसे लटके थे जैसे उनकी किसी ने जायदाद हड़प ली हो। पिताजी ने बड़े ठंडे दिमाग से पूछा, हाँ भाई, अब अपने अपने मुंह खोलो और बताओ क्या चल रहा है। पिताजी ने आगे बताया कि शहर की पुलिस ने ढिंढोरा पीट दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो पब्लिक को जवाब दे देंगे। ये बोलते वक्त पिताजी के चेहरे पर वो सातिर वाली स्माइल आ गई। तभी किसी ने भुनभुनाते हुए कहा कि ये झाओ किंग यांग को कुछ ज्यादा ही चुल मची है, इतनी भी क्या जल्दी है भाई। पर पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मानना था कि उनकी टेरिटरी है तो उन्हें उछलने का पूरा हक है। अब असली फोकस तो केस सुलझाने पर होना चाहिए। तभी एक चश्मिश बंदा अपनी बुद्धिमानी झाड़ते हुए बोला, देखो सर, केस जलेबी की तरह पेचीदा भी है और पानी की तरह साफ भी। मतलब भाई, कहना क्या चाहते हो? उसने समझाया कि पेचीदा इसलिए है क्योंकि ये हुबहू 10 साल पुराने उस खौफनाक सीरियल किलिंग वाले कांड जैसा है, और आसान इसलिए क्योंकि हो सकता है वही पुराना कातिल फिर से मार्केट में अपना खौफ बेचने वापस आ गया हो। उसने थोड़ा रुककर पिताजी की तरफ देखा और कहा कि 10 साल पहले जब वो कांड हुआ था तब हम ही लोग मैदान में थे, तो उस शैतान की रग रग से हमसे बेहतर कोई वाकिफ नहीं है। आज सुबह जो मर्डर हुआ है वो कल तक पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगा और सबकी नींद उड़ा देगा। अगर हमने डेडलाइन के अंदर इसे सॉल्व नहीं किया तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम की बैंड बजना तय है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और माहौल एकदम सीरियस हो गया था। तो भाई साहब, बातें तो बड़ी बड़ी हो रही थी लेकिन काम की बात जीरो। सब एक दूसरे का मुंह ऐसे ताक रहे थे जैसे पहली बार इंसान देख रहे हो। बाप को लगा कि भाई, इन लोगों का खून अब पानी हो चुका है। सालों की ऐश और आराम ने इनकी हिम्मत का कबाड़ा कर दिया है। जब बाप का दिमाग इस नट से फटने वाला था तभी दरवाजा धड़धड़ाते हुए एक सिक्योरिटी वाला अंदर आया। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। चिल्लाया, मिनिस्टर साहब, गजब हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वहां बैठे कुछ बड़े साहबों को मिर्ची लग गई। अबे ओए, तमीज भूल गया क्या? देख नहीं रहा मीटिंग चल रही है। बेचारा सिक्योरिटी वाला थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी सर, लेकिन जोश ही इतना था। अभी खबर मिली है कि आज सुबह वाला लिंगनीय मर्डर केस सुलझ गया है। भाई साहब, ये सुनते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने टीवी म्यूट कर दिया हो। 2-3 सेकंड बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और सब अपनी कुर्सी से उछल पड़े। क्या मजाक तो नहीं कर रहा? वो 10 साल पुराना कातिल पकड़ा गया। चलो शुक्र है, वो कमीना आखिरकार जाल में फंसी गया। बाप के चेहरे पर भी थोड़ी राहत वाली मुस्कान आई, लेकिन खबर लाने वाले के चेहरे पर अभी भी 12 बज रहे थे। बाप ने पूछा, अब क्या हुआ? केस में कोई नया लोचा है क्या? उसने डरते डरते कहा, सर, कातिल वो 10 साल पुराना वाला आदमी नहीं है। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से विक्टिम को बांधा गया था और वो खून से लिखे शब्द, वो सब तो उसी पुराने वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले कई सालों से ऐसा यूनिक स्टाइल बस उसी का था। हम इसे गलत कैसे समझ सकते हैं? बाप भी एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। तभी बाहर से एक आवाज आई, एकदम फुल स्वैग और गर्व के साथ देखा, तुम सब उसी पुराने स्टाइल के जाल में फंस गए। पूरी दुनिया सो रही है, बस वही एक जाग रहा है। ये झेंग बांग तुम्हारे घर में तो हीरा पैदा हुआ है भाई। अब बाप का नाम लेकर पुकारने की हिम्मत बस एक ही इंसान में हो सकती है, मम्मी, यानी सु वानरोंग। बाप तो बेचारा एकदम कोहरे में फंस गया। बोला, वानरोंग, क्या मतलब है तुम्हारा? इस मर्डर केस का हमारे यांग से क्या लेना देना? मम्मी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में सर हिलाया। इन जासूसों की टोली को देखो,
बेचारे मुर्दे को ऐसे घूर रहे थे बोर्ड एग्जाम का कोई मुश्किल सवाल हो। घंटों की रिसर्च के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा, पर हमारे ये यांग भाई ने सिर्फ 3 सेकंड में खूनी की वो छोटी सी गलती पकड़ ली जो इन सबको नहीं दिखी। मतलब जहां ये लोग अपनी महंगी मशीनों और सालों के सो कॉल्ड तजुर्बे का अचार डाल रहे थे, वहां इस लड़के ने सिर्फ 1-1.25 घंटे के अंदर असली विलेन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये सुनते ही मेरे बाप यानी ये झेंगबा की हंसी तो पूरे ऑफिस में ऐसे गूंजी जैसे मोहल्ले में फ्री की दावत मिल गई हो। बाकी लोग थोड़े शर्मिंदा तो थे कि एक बच्चे ने उनका पोपट कर दिया, पर वो खुश भी थे कि आखिर ये शाओ जैसा मास्टरमाइंड उनके साथ है। और भाई ये बंदा अभी सिर्फ 17 साल का है। मतलब इस उम्र में जहां नॉर्मल लड़के ये सोचते हैं कि क्रश को मैसेज क्या करें, ये यहाँ मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करके प्रो लेवल के स्वैग दिखा रहा है। तभी एक अंकल ने गहरी सांस ली और पूछा कि आखिर वो असली कातिल कौन था, क्योंकि 10 साल पहले वाला बंदा तो जेल में है। जवाब मिला वांग वई, वही जो उस मरे हुए हुआंग फई की असिस्टेंट थी। बिल्कुल सीधी सादी और आम सी दिखने वाली लड़की। सब लोग फिर से शॉक हो गए, क्योंकि पूरी सुबह से किसी ने भी हुआंग फई के साथ काम करने वालों पर शक करने की जहमत ही नहीं उठाई थी। इसे कहते हैं कि जो खिलाड़ी मैदान में होता है उसे कुछ नहीं दिखता, सारा नजारा तो बाहर बैठने वाला दर्शक ही देखता है। मेरे बाप ने उसी वक्त जोश में आकर ऑर्डर दिया कि जाओ और झाओ किंग यांग को बोलो कि तुरंत मीडिया वालों को बुलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताओ कि हमने क्या कारनामा किया है। वो चाहते थे कि वान रोंग और ये यांग भी वहाँ मौजूद रहें, पर मम्मी यानी वान रोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लाडले बेटे ने साफ बोला है कि ये खानदान की इज्जत का सवाल है और बदला लेने के लिए 10 साल भी कम है। अभी तो 1 हफ्ते की डेडलाइन खत्म होने में काफी टाइम बाकी है और ये यांग अपनी खोई हुई इज्जत पूरे भौकाल के साथ वापस लाएगा। ये सुनकर बाप के तो पसीने छूट गए। उनकी आवाज में हैरानी साफ थी। मतलब तुम्हारा ये मतलब है कि अब अपने ये यांग भाई के दिमाग में तो 10 साल पुराने उस कातिल का भूत सवार है। घर पहुंचते ही भाई सीधे अपनी गुफा मतलब अपने स्टडी रूम में घुस गया। वांग माँ बेचारी प्यार से खाने के लिए बुला रही थी, पर भाई ने कड़क आवाज में बोल दिया कि डिस्टर्ब मत करो, जैसे खाना खाने से इसकी जासूसी वाली बुद्धि कम हो जाएगी। उसने वो पुरानी फाइलें निकाली जो इतनी भारी थी कि किसी का सर फोड़ दे, पर भाई बड़े सब्र के साथ उन्हें पढ़ने लगा। 16 सितंबर 2007 की सुबह 6 बजे फेंगयांग पार्क में ली यू लिंग नाम की एक 23 साल की लड़की की लाश मिली। बेचारी का सिर जमीन पर इतनी जोर से मारा गया था कि उसकी वही मौत हो गई। फिर 18 सितंबर को हुआंग शाओया का गला घोट दिया गया और 29 सितंबर को तो हद ही हो गई। चाओ गुआंग ब्रिज के नीचे झांग यू हुआन के साथ पहले गलत काम किया गया और फिर उसे नदी में फेंक दिया। ये यांग ने एक ही सांस में सारा कच्चा चिट्ठा पढ़ डाला और पेन उठाकर सारे सुराग लिखने लगा। भाई मन ही मन सोच रहा था कि 10 साल में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। अगर ये केस आज के जमाने में हुआ होता तो पुलिस उस कातिल को नेटफ्लिक्स का एपिसोड खत्म होने से पहले ही पकड़ लेती। वो अपनी जासूसी में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी मम्मी लंच लेकर कमरे में आ गई। मम्मी को अचानक सामने देख भाई चौंक गया। मम्मी बोली कि वांग माँ ने फोन करके बताया कि तू नीचे खाना खाने नहीं आया, उसे डर था कि तू कहीं गुस्सा ना हो जाए। फिर मम्मी की नजर उन कागजों पर पड़ी और उनकी आंखें तो इतनी बड़ी हो गई जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने हैरानी से पूछा कि तूने ये अपराधियों वाली बातें और उनके दिमाग को पढ़ना कहाँ से सीखा। ये यांग ने थोड़ा स्टाइल मारते हुए कहा कि मम्मी ये बहुत सिंपल है, बस हर लाश की पीठ पर खून से लिखे उन शब्दों को ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो उस कातिल ने शुरू में ही तय कर लिया था कि उसे 9 लोगों को मारना है, इसीलिए पहली लाश की पीठ पर उसने 9 में से 1 लिखा था। लेकिन फोटो में देखो उसकी राइटिंग थोड़ी कांप रही थी, जिसका मतलब है कि पहली बार खून करते वक्त उस कातिल की भी बुरी तरह फट रही थी। लेकिन दूसरी लाश की पीठ पर लिखे खून के शब्द देखो, अब राइटिंग एकदम साफ और जमी हुई थी। जैसे जैसे लाशों की गिनती बढ़ती गई हमारे इस कातिल भाई की हैंड राइटिंग किसी डॉक्टर के पर्चे की तरह बिगड़ी गई। क्यों? क्योंकि जब उसने 9वें बंदे को टपकाया और फिर भी पकड़ा नहीं गया तो उसे लगा कि वही इस दुनिया का असली डॉन है। कानून तो उसके जूते की नोक पर था। पहले मर्डर के वक्त जो डर था वो धीरे धीरे आदत बन गया और आखिर तक आते आते वो इतना हवा में उड़ने लगा कि सिस्टम को भी ठेंगा दिखाने लगा। पहले से 9वें मर्डर तक उसका दिमाग पूरी तरह बदल चुका था और सबसे बड़ी बात 9 शिकार करने के बाद वो अचानक रुक गया। तो समझ लो कि जो पुरानी थ्योरी थी उसे अब कचरे के डिब्बे में डाल दो। मम्मी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने साफ कह दिया कि ये कोई रैंडम सन की कातिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा शातिर विलेन है जिसका कोई खास मकसद है। इन 9 मरने वालों का आपस में कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो 9 लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। उन्होंने तो ये तक याद दिला दिया कि ये थ्योरी किसी और ने नहीं बल्कि मेरे खुद के बाप ने दी थी। मैंने भी सीधा सवाल दाग दिया कि क्या मेरे पापा कभी गलत नहीं हो सकते। वो बेचारी अभी भी सदमे में थी तो मैंने समझाना जारी रखा। मम्मी ये बहुत सिंपल है, अगर ये कातिल सिर्फ पागलपन में मार रहा होता तो उसे गिनती लिखने की या 9 का नंबर फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने पहले दिन से ही चुन लिया था कि उसे कितने लोग मारने हैं। अब तो आपको भी मानना पड़ेगा कि पापा चाहे कितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेशन जीनियस क्यों ना हो, पर मेरी एनालिसिस साफ इशारा कर रही है कि इन 9 लाशों के बीच कोई ना कोई कड़ी जरूर है। तो अब आगे का क्या सीन है? मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, उन 9 परिवारों को फिर से खंगालना पड़ेगा। इस बार एकदम जड़ तक जाना है भाई, कोई कसर नहीं छोड़नी। पर दिक्कत यह कि 10 साल बीत चुके हैं, जरूरी नहीं कि सबके सब अभी भी इसी शहर में डेरा डाले बैठे हो। जितने मिल जाए उतना अच्छा है।
3 भी मिल गए तो अपना काम सेट है। मैं अभी उठने ही वाला था कि मम्मी ने मुझे ऐसे दबोचा जैसे कोई बाउंसिंग विलेन हीरो को पकड़ता है। उनकी आंखों में वो खतरनाक वाली चमक थी। बोली, चाहे आसमान फट जाए, मेरे लाडले बेटे को पहले पेट पूजा करनी पड़ेगी, जल्दी से ठूस ले, फिर तेरी ये डैशिंग मम्मी तेरे साथ चलेगी। अगर खाना खत्म नहीं किया तो घर की दहलीज पार करने नहीं दूंगी। भाई, मम्मी के सामने तो बड़े बड़े गुंडों की फट जाती है, मैं तो फिर भी उनका बेटा हूँ। लंच निपटाने के बाद मैं और मेरी मम्मी, जिनका नाम सु वान रोंग है, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि फाइलों के ढेर में कुछ ढूंढ सकें। भाई, 10 साल में तो दुनिया ही पलट गई। 3 परिवार तो शहर छोड़कर कहीं और ही निकल लिए, बाकी 6 भी नए नए एड्रेस पर शिफ्ट हो चुके थे। वैसे मानना पड़ेगा, इस शहर की तरक्की तो रॉकेट की रफ्तार से हुई है। ये लोग पहले ठीक ठाक थे, पर अब तो सीधा करोड़पति बन गए हैं। हम पहुंचे अपने पहले स्टॉप पर, जो पहली सिकारली यू लिंग का घर था। आजकल ये लोग शहर के बाहर एक पॉश इलाके में रहते हैं। मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई, एक 60 साल की आंटी बाहर आई। उनकी शक्ल पर बड़े बड़े सवाल लिखे थे कि ये अनचाहे मेहमान कौन है। मेरी मम्मी ने अपनी ट्रेडमार्क स्माइल दी और कहा, बहन जी पहचाना नहीं क्या? मैं सु वान रोंग हूँ। आंटी की आंखों में तो जैसे सैलाब आ गया। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये वही सु फॉरेंसिक डॉक्टर हैं। उन्होंने हमें फौरन अंदर बुलाया। घर में फर्नीचर से लेकर सजावट तक सब टॉप क्लास था, मतलब लाइफ सेट थी उनकी। जैसे ही हम बैठे, वो चाय ले आई, पर उनके चेहरे पर अजीब सी हिचकिचाहट थी। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे की बात छेड़ी। आंटी जी, हम आपकी बेटी के उस 10 साल पुराने मामले के सिलसिले में आए हैं। ये सुनते ही उनका शरीर जैसे पत्थर का हो गया और आवाज कांपने लगी। उन्होंने धीरे से पूछा, 10 साल बीत गए बेटा, क्या अब इस केस में कोई नया सुराग मिला है? देखो भाई, अब असली डिटेक्टिव वाली फीलिंग आ रही है। मैंने आंटी से सीधे मुद्दे की बात पूछी कि भाई, जो पता है सच सच उगल दो। बेचारी घबराहट में ऐसे सिर हिला रही थी जैसे वाइब्रेशन मोड पर हो। मैंने पूछा, आपकी बेटी ली यू लिंग और वो जो बाद में टपक गई थी, हुआंग, या क्या ये दोनों एक दूसरे को जानती थी? जवाब मिला, नहीं। फिर मैंने पूछा, तो क्या आप या आपके पति हुआंग या और चांग यू हुआन के माँ बाप को जानते हैं? फिर से वही जवाब, नहीं। बस केस होने के बाद 1-2 बार शक्लें देखी थी, पर कोई खास जान पहचान नहीं थी। चलो, ये तो एक्सपेक्टेड था। मेरी मम्मी ने अपनी तरफ से थोड़ी सांत्वना वाली बातें की, पर मैं तो सीधा गियर बदल के काम की चीज पर आया। आंटी जी, क्या घर में उसका कोई पुराना सामान बचा है? मुझे जरा देखना था। पर यहाँ भी अपनी किस्मत ही खराब निकली। उन्होंने मना कर दिया। कुछ फोटो को छोड़कर बाकी सारा सामान या तो दफन कर दिया या फिर ऊपर पहुंचाने के लिए जला दिया। भाई, ये तो सीधा सीधा इमोशनल मामला है। कुछ लोग पुरानी चीजें संभाल कर रखते हैं और कुछ को उन्हें देखकर कलेजे में दर्द होता है। खैर, यहाँ तो कोई जैकपॉट नहीं लगा। निकलते वक्त ली यू लिंग की मम्मी ने मेरी मम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया और बिल्कुल सीरियस होकर पूछा, सु फाई, सच सच बताना, क्या 10 साल पुराना ये केस अब कभी सॉल्व हो भी पाएगा? मम्मी के पास तो कोई जवाब नहीं था, पर मैंने अपना मुंह खोल दिया और स्टाइल में कहा, आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बस 1 हफ्ते का टाइम दो। असली कातिल को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। 1 हफ्ते वाली बात सुनकर आंटी की आंखों में तो जैसे जान आ गई। वो बड़ी उम्मीद से बोली, ठीक है बेटा, अगर कातिल मिल गया तो मेरा 10 साल का इंतजार बेकार नहीं जाएगा। घर से बाहर निकलते ही मम्मी ने मेरी क्लास लगा दी। अरे ओए सुपर हीरो, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है? आज तो हमें एक भी सुराग नहीं मिला, फिर तूने प्रॉमिस कैसे कर दिया? मैंने हंसकर कहा, अरे मम्मी, सुराग भले न मिलाओ, पर ये तो कंफर्म हो गया कि ये पुराने खानदानी झगड़े का चक्कर नहीं है। अब बस हमें ये पता लगाना है कि लियू लिंग, हुआंग या और चांग यू हुआन, इन लड़कियों के बीच आखिर क्या कनेक्शन था। हम नीचे उतरे और अभी गाड़ी तक पहुंचे ही थे कि ली यू लिंग की मम्मी भागती हुई पीछे आई और सु फॉरेंसिक डॉक्टर को रोक लिया। उन्होंने अपनी जेब से एक शॉपिंग कार्ड निकाला और बोली, ये मेरी बेटी का कार्ड है, इसमें उसने काफी पैसे लोड किए थे। अंतिम संस्कार के वक्त ये मेरे पास ही रह गया था, तो मुझे लगा शायद ये आपके किसी काम आ जाए। मैंने वो कार्ड हाथ में लिया और मेरी आंखों में वैसी ही चमक आ गई जैसी फ्री का वाईफाई देखकर आती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ शेन, ये चीज बड़े काम की है। लियू लिंग की मम्मी के जाने के बाद मेरी अपनी मम्मी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो। मैंने बस इतना कहा, मम्मी जरा सभी मरने वालों की पहचान और उनके पुराने धंधों की लिस्ट फिर से चेक करो। बस इतना बोलकर मैंने सस्पेंस बना दिया, क्योंकि आखिर थोड़ा फुटेज खाना तो मेरा हक है। गाड़ी 15 मिनट तक चलती रही और अचानक मम्मी के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने मुझसे वो शॉपिंग कार्ड छीन लिया जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गोल्डन डिपार्टमेंट स्टोर। ये वही मॉल था जो 15 साल पहले बना था और 3 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में इसका दिवाला निकल गया था। लेकिन यही वो जगह है जहां सारा रायता फैला है। तीसरी विक्टिम चांग यू हुआन इसी मॉल में सेल्स गर्ल का काम करती थी, इससे पहले कि मम्मी कुछ और बोलती। मैंने सीधे ड्राइवर से कहा, लाओ वो गाड़ी सीधे गोल्डन डिपार्टमेंट स्टोर ले चलो। मम्मी को सब समझ आ गया और वो हंसते हुए चिढ़ गई, अबे वो शातिर लड़के, तुझे कार्ड देखते ही सब समझ आ गया था ना? फिर भी फालतू में सस्पेंस बनाकर मेरा कीमती टाइम खराब किया। मैंने बस एक प्यारी सी स्ट्रॉन्ग स्माइल दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लियू लिंग और चांग यू हुआन का कनेक्शन इस पुराने मॉल से निकलेगा। 10 साल पहले जब मॉल अपनी पूरी चमक धमक में था, तब पहली विक्टिम का यहाँ क्या सीन था, अब बस वही पता करना है। अगर ये पता चल जाए कि मरने वाले के साथ उस मर्डर से पहले क्या लोचा हुआ था, तो कातिल को पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा जितना किसी फालतू मानहुआ में हीरो का लेवल अप होना। मेरी मम्मी तो ये सुनकर शौक में चली गई और मेरे गालों को ऐसे मरोड़ने लगी जैसे मैं कोई छोटा सा बाबू सोना हूँ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी अक्ल वाली बातें कर रहा है। वो बोली, अगर बात हमारे परिवार की साख पर ना आती तो क्या तुम अपनी ये सुपर पावर्स हमेशा छुपा कर ही रखने वाले थे?
मैंने बस टेढ़ी सी स्माइल दी। देखो भाई, बाकी सब ठीक है, पर मम्मी की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मम्मी तो एकदम इमोशनल हो गई और मुझे गले लगाकर बोली कि अब उन्हें लग रहा है कि उनका बेटा सच में उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। थोड़ी देर की शांति के बाद हम गोल्डन डिपार्टमेंट स्टोर पहुंच गए, जिसका नाम अब बदलकर डावान प्लाजा हो चुका है। यहाँ शॉपिंग, मस्ती और पैसे फूकने के सारे इंतजाम मौजूद थे। मम्मी ने बताया कि मॉल का मालिक तो बदल गया, लेकिन जनरल मैनेजर अभी भी वही पुराना ली मिंगबो है। शायद उस पुराने खूस्टट से हमें कोई सुराग मिल जाए। हम सीधा उसके ऑफिस में घुसे। हमें देखते ही ली मिंगबो के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। प्रोफेसर सु और ये शाओ, क्या बात है, आप यहाँ? वो ऐसे मक्खन लगा रहा था जैसे उसे हमसे कोई फेवर चाहिए हो। बैठने के बाद उसने बड़े क्यूरियस होकर पूछा कि आखिर हम यहाँ किस खास काम से आए हैं। मम्मी ने फालतू की बकवास छोड़कर सीधा पॉइंट की बात की। उन्होंने पूछा कि 10 साल पहले, यानी 16 सितंबर 2007 से पहले क्या इस मॉल में कोई बड़ा कांड हुआ था। ये सुनते ही मिंगबो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे प्रोफेसर साहब, ये तो सदियों पुरानी बात हो गई। 2007 का डेटा याद रखना मेरे जैसे मामूली मैनेजर के बस की बात कहाँ। भाई साहब कह रहे हैं कि 10 साल पुरानी बातें याद करना मुश्किल है। सही है भाई, यहाँ लोगों कल क्या खाया वो याद नहीं रहता और मैं 10 साल पुरानी बात पूछ रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखकर एक टेढ़ी मुस्कान दी और बोला, ली मैनेजर, आपका मतलब है कि साल 2007 में हुआ जिन डिपार्टमेंट स्टोर में कोई बड़ा कांड हुआ ही नहीं। मेरी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। मैंने कहा, ठीक है, फिर अब हम जरा सिस्टम वाले तरीके से बात करेंगे। 2007 की हर छोटी से छोटी घटना की लिस्ट बनाओ और कल सुबह 9 बजे तक ये बुझांग के ऑफिस में जमा कर देना। याद रखना, अगर परिंदा भी पर मारा हो तो वो भी रिपोर्ट में होना चाहिए। ली मिंगबो की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगा कि ये सब आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। उसकी नर्वस शक्ल साफ बता रही थी कि इसे सब पता है, बस मुंह खोलने में इसकी नानी मर रही है। मैंने कहा, चलो अब कल ही मिलते हैं। इतना बोलकर मैंने अपनी माँ की तरफ इशारा किया और वहां से टशन में निकलने लगा। जैसे ही हम मुड़े ली मिंगबो की तो हवा टाइट हो गई। वो चिल्लाया, सुफाई मिंगबो की तो अरे रुकिए, तो मामला इतना पुराना है, थोड़ा टाइम तो दीजिए। अब भाई, इस बेचारे की जान हलक में थी, क्योंकि ये परिवार से पंगा लेने का मतलब है मॉल का दिवाला निकलना। अगर ये खानदान अपनी पर आ गया तो सुबह की चाय से लेकर रात के शटर गिरने तक इतनी जांच बिठा देंगे कि मॉल ही बंद हो जाएगा। मेरी माँ को समझ नहीं आ रहा कि अचानक इतना बड़ा विलेन क्यों बन गया, पर माँ तो आखिर माँ होती है। वो चुपचाप मेरे साथ खड़ी रही। मैंने रुककर पीछे देखा और बोला, ली मैनेजर, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, आज जो सवाल हो रहे हैं वो 10 साल पुराने लिंगलिए मर्डर केस के बारे में है। अगर देख भाई, अगर तूने सच छुपाया और बाद में पुलिस ने तुझे पकड़ा तो कानून तेरी ऐसी तैसी कर देगा और मैं बचाने नहीं आऊंगा। ये बोलकर मैं जैसे ही फिल्मी स्टाइल में पलटा, ली मिंगबो ने अपने दांत पीसते हुए हार मान ली। उसने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। 10 साल पहले 16 सितंबर से ठीक पहले हुआ जिन डिपार्टमेंट स्टोर में सच में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था और वो सीधे तौर पर मुझसे जुड़ा है। अब भाई, ऐसी गॉसिप सुनकर किसका दिल नहीं धड़केगा। मैंने झटके से पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ था और तेरा इससे क्या लेना देना है। वो किसी पुरानी फिल्म के दुखी विलेन की तरह अपनी लाल आंखें दिखाते हुए बोला, 10 सितंबर 2007 उस दिन हुआंग जिन मॉल के एलिवेटर ने एक इंसान को जिंदा निगल लिया था और वो मरने वाला कोई और नहीं, ये मेरा खुद का बेटा था। ये सुनते ही मेरी और मेरी मॉम की बोलती बंद हो गई। मतलब पहली लिंग में मर्डर मिस्ट्री शुरू होने के ठीक 6 दिन पहले ये खतरनाक हादसा हुआ था। ये तो सीधा सीधा स्क्रिप्ट में ट्विस्ट आ गया बॉस। मैंने फिर से कुरेदा, पर ये एलिवेटर बंदे कैसे खा रहा था, पूरा सीन समझा तो सही। ली मिंगबो अब बिल्कुल टूट चुका था। उसने बताया, उस दिन संडे था और मेरी बीवी काम में बिजी थी, तो मैं अपने बच्चे को मॉल ले आया। मुझे क्या पता था कि जिस वक्त मैं काम में लगा होऊंगा वो बच्चा एलिवेटर के पास खेलने चला जाएगा। किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त एलिवेटर में खराबी आ गई और मेरा बच्चा उस मशीन के बीच में फंस गया। उसकी आवाज अब कांपने लगी थी। ये शाओ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हुआ। उसका सिर उस मशीन में दबकर फट गया। उसका भेजा एलिवेटर के कोनों कोनों में फैल चुका था। ये बोलते बोलते वो किसी घायल जंगली जानवर की तरह गुस्से से भर गया। मेरी मॉम ने धीरे से सॉरी बोला, पर उसने शायद सुना भी नहीं। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, सॉरी मैनेजर ली, मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ इतना बुरा हुआ है। उसने अपनी खून जैसी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और एक ऐसी हंसी हंसी जिसमें नफरत कूट कूट कर भरी थी। वो बोला, तो ये साओ और सु फॉरेंसिक डॉक्टर साहब, क्या अब भी आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं? बंदे के पुराने जख्मों पर नमक छिड़क कर हम वहां से ऐसे निकले जैसे संडे के दिन ऑफिस से जबरदस्ती छुट्टी मिली हो। गाड़ी में बैठते ही मम्मी ने मेरा सीरियस चेहरा देखकर पूछा, ये यंग बेटा किस गहरी सोच में डूबे हो? अब मैं क्या बताता। मैं तो बस यही सोच रहा था कि इन 6 दिनों के अंदर ये ली मिंगबो, उसका लाडला बेटा ली यू लिंग, हुआंग या और जांग युआन का आपस में क्या कनेक्शन है। ये सब खिचड़ी कैसे पकी। मम्मी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। कहने लगी, क्या तुझे सच में लगता है कि ली मिंगबो ही असली कातिल है? मैंने भी पूरे टशन में कह दिया, देखो मम्मी, जो भी 10 साल पुराने उस कांड से जुड़ा है वो सब मेरे शक के घेरे में है। ली मिंगबो तो बस शुरुआत है। सच कहूं तो उस टाइम के पूरे गोल्डन डिपार्टमेंट स्टोर के स्टाफ पर मुझे शक है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्या उस बंदे में 6 दिन के अंदर इतना खतरनाक मर्डर प्लान बनाने का दिमाग और फुर्सत है। मेरा स्टाइल बड़ा सिंपल है, पहले सबको विलेन मान लो और फिर एक एक करके सबको लिस्ट से बाहर करो। जो आखिरी में बच गया समझो वही असली मास्टरमाइंड है। पुराने केस की फाइलों में सबने दुनिया भर के लॉजिक लगाए,
पर किसी ने भी उस मॉल वाले एंगल से जांच नहीं की। शायद यही वो सही रास्ता है जो हमें कातिल तक ले जाएगा। मैंने मम्मी को बोला कि जरा चेक करो उस टाइम के बड़े खिलाड़ी अभी जिंगदू शहर में कहाँ छिपे हैं। खासकर ये पता लगाना है कि जब वो लिफ्ट वाला हादसा हुआ था तब ये लियू लिंग और हुआंग या वहाँ मौजूद थे या नहीं। अगर उस टाइम की कोई वीडियो फुटेज मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। मम्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बेटा इसके लिए तो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और तुम्हें तो पता ही है कि वो जाओ चिंगयांग का इलाका है, वहाँ गए तो उसे खबर लग जाएगी और बेकार में हम मुसीबत मोल ले लेंगे। पर भाई तुम्हारा ये यांग डरने वालों में से नहीं है। मैंने साफ कह दिया कि जहाँ लोग होते हैं वहाँ पंगे तो होते ही रहते हैं। देखो भाई जहाँ दुनिया है वहाँ कलेश तो होगा ही। अब ये जाओ किंगयांग अकेला तो हमारे ये परिवार के सामने चींटी बराबर है, पर इसके पीछे जो खानदान खड़ा है ना वो बिल्कुल बराबर की टक्कर का है। तो एक दूसरे की टांग खींचना तो इनका जैसे नेशनल स्पोर्ट्स बन चुका है। मम्मी को थोड़ी टेंशन हो रही थी पर मैंने अपना वो मेन कैरेक्टर वाला स्वैग दिखाया और हंसते हुए बोला, अरे मम्मी चिल करो, हम 10 साल पुराने उस सीरियल स्पिरिचुअल मर्डर केस की छानबीन करने जा रहे हैं। उस झाओ किंगयांग के बच्चे को क्या पता कि हमने हुआंग फेई के असली कातिल को पहले ही धर दबोचा है, तो अभी वहां जाने में क्या बुराई है। मम्मी पहले तो सन्न रह गई, फिर शायद उन्हें भी लगा कि उनका लड़का अब बड़ा हो गया है और मन मन मुस्कुराने लगी। हमारी गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। अब मम्मी की पहुंच तो तगड़ी थी। अंदर घुसते ही सब ऐसे उठ उठ कर सलाम ठोक रहे थे जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। ये खबर उड़ते उड़ते झाओ किंग यांग के पास भी पहुंच गई और वो नमूना तो जैसे इसी ताक में बैठा था। मिलते ही सुबह वाले केस की गॉसिप निकालने के लिए उतावला होने लगा। मम्मी ने भी अपनी प्रोफेशनल वाली नकली स्माइल दी और सीधे मुद्दे पर आई, डायरेक्टर झाओ हम यहाँ 10 साल पुराने उस आत्महत्या वाले केस की फाइलें लेने आए हैं आपके रिकॉर्ड रूम में, तो वो धूल फांक रही होंगी ना। झाओ ने अपना सीना ऐसे फुलाया जैसे पूरा क्योटो शहर उसी के दम पर चल रहा हो। कहने लगा, अरे बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में हर केस का हिसाब होता है, पर वो 10 साल पुराना केस ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप लोग खुद आर्काइव रूम में जाकर देख लो, मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। उसका हाथ हिलाने का स्टाइल ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। पर भाई इस डायरेक्टर को कोई बताओ कि जमाना कंप्यूटर का है, अब ज्यादातर फाइलें डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन ये हमें उन पुरानी फाइलों के ढेर में भेजना चाहता है। अगर हम सच में कागज ढूंढने बैठ गए तो समझो कि अगले जन्म तक वहीं बैठे रहेंगे। ये देखकर मम्मी का चेहरा उतर गया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये बंदा हमें फालतू के काम में उलझा रहा है। डायरेक्टर झाओ बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है कि भाई कंप्यूटर नहीं देख सकते क्योंकि सिस्टम अपडेट हो रहा है। मतलब वाह, ये बहाना सुनकर तो हमारे यहाँ के सरकारी बाबू भी शर्मा जाएं। मम्मी बेचारी बहस करने ही वाली थी कि मैंने उन्हें हंसकर रोक दिया और कहा कि कोई बात नहीं, हम खुद जाकर आर्काइव रूम में फाइलें ढूंढ लेंगे। अब झाओ को थोड़ी मिर्ची लगी, बोला कि प्रोफेसर सुजियाओ के पास तो परमिशन है, पर ये साओ तेरे पास क्या पावर है, तू तो पुलिस वाला भी नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि भाई तेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, अपनी जानकारी अपडेट कर ले। ठीक 1 सेकंड पहले मुझे इस केस का स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनाया गया है, यकीन नहीं आता तो बड़े मिनिस्टर साहब को फोन घुमा ले। झाओ का मुंह ऐसा बन गया जैसे किसी ने उसकी बिरयानी में इलायची डाल दी हो। खैर उसने हमें अंदर जाने का रास्ता दिया। मम्मी को ये जगह अच्छे से पता थी क्योंकि पापा का ऑफिस कभी यहीं हुआ करता था। हम सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे जहां 2 बुजुर्ग ऑफिसर बैठे थे। मैंने उनसे सीधे मुद्दे की बात की कि 2007 वाले सीरियल किलिंग केस की फाइल कहाँ मिलेगी। वो बेचारे सिर खुजलाते हुए बोले कि बेटा यहाँ फाइलों का पहाड़ खड़ा है, C12 वाले रैक पर चले जाओ, पर वहाँ सैकड़ों केस पड़े, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। मैंने उनकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सी उस रैक की तरफ बढ़ गया। अब देखो C12 वाली फाइल ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर असली सिरदर्द तो उन हजारों पन्नों के कचरे में से काम की बात निकालना है। मैं और मेरी मम्मी सीढ़ी पर चढ़कर पुरानी फाइलों के बीच जासूस बने हुए थे। काफी देर तक धूल फांकने के बाद मम्मी ने एक चैन की सांस ली। फाइनली मिल गया। इतनी सारी फाइलें देखकर मम्मी की तो आंखें ही ऊपर चढ़ गई। मतलब भाई केस इतना लंबा खिंचा था कि ऑथर ने फाइलों का पूरा पहाड़ ही खड़ा कर दिया था। मैंने मम्मी को टोका कि फालतू का रायता मत फैलाओ, सिर्फ काम की चीजें देखो वरना फालतू में टाइम और दिमाग दोनों खराब होंगे। मम्मी भी प्रो प्लेयर की तरह पन्ने पलटती रही, खासकर उन लोगों के बयान देख रही थी जिन्होंने उस वक्त पुलिस की मदद की थी। वक्त बीतता गया और अचानक मेरे चेहरे पर वो वाली टेढ़ी मुस्कान आ गई जो अक्सर कांड करने से पहले आती। मैंने पूछा, मम्मी क्या इन फाइलों में साउदा जियांग नाम का कोई बंदा है? मम्मी ने फटाफट पन्ने पलटे और हैरान होकर पूछा, तुझे कैसे पता? मैंने हाथ में पकड़ी फाइल को हवा में लहराया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि भाई अगर 10 साल पुराने उस लिंगनीय मर्डर केस को सुलझाना है तो इसी साउदा जियांग की कुंडली निकालनी पड़ेगी। हालांकि ये नाम हमारे लिए एकदम नया था। पर मम्मी के दिमाग की बत्ती धीरे धीरे जलने लगी। उस वक्त ये केस पूरे शहर में आग की तरह फैला था और मम्मी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी, तो उनकी दिलचस्पी भी किसी पुलिस वाले से कम नहीं थी। उन्हें धुंधला सा याद आया कि जब साउदा जियांग का बयान लिया जा रहा था तब वो खुद वहां मौजूद थी। यादें धीरे धीरे साफ होने लगी और मम्मी ने फाइल नीचे रखते हुए कहा कि अगर उन्हें ठीक से याद है तो ये साउदा जियांग तो ये भाई साहब निकले गोल्ड एडिशन मॉल के सिक्योरिटी कैप्टन। मैंने अपनी स्वैग वाली स्टाइल में केस फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मॉम की आंखों में एकदम से चमक आ गई और वो बोली, ये तो वही एलिवेटर वाला कांड है ना जिसमें लिफ्ट इंसान खा गई थी। मैंने भी बड़े स्टाइल से सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, ये ली मिंगबो के लड़के की मौत वाले दिन का पूरा चिट्ठा है। और रुको, अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी है। वहाँ कुछ बयान लिखे थे जिनमें से एक झांग यू हुआन का था। मॉम ने उसे धीरे से पढ़ना शुरू किया।
उस दिन मैनेजर का वो बिगड़ा हुआ शहजादा एलिवेटर पर उछल कूद कर रहा था। झांग ने उसे कई बार चिल्लाकर मना किया, पर रईस बाप की औलाद ने उसे घास तक नहीं डाली। जैसे ही झांग अपने काम पर वापस जाने के लिए मुड़ा, एलिवेटर में खराबी आ गई। बच्चे का शरीर अंदर फंसा और फिर जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। अब आप पूछोगे कि भाई वहां इतने लोग थे, किसी ने इमरजेंसी स्टॉप बटन क्यों नहीं दबाया? झांग का कहना है कि उस वक्त सबकी सिटी पिट्टी गुम हो गई थी और किसी का दिमाग ही नहीं चला। मतलब सीरियसली, ये तो वही बात हो गई कि पेपर सामने है और हमें अपना नाम तक याद नहीं आ रहा। असल में वो बच्चा इतना बदतमीज था कि लोग उसके बाप के डर से कुछ बोल ही नहीं पाते थे। अगर उस वक्त कोई बस एक बटन दबा देता तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे का पैर काटना पड़ता, पर उसकी जान तो बच जाती। मेरे शातिर दिमाग में अब कई सवाल घूम रहे थे, पर मैंने एक अलग ही बात पूछी, मॉम इस पूरे कांड का कोई वीडियो फुटेज क्यों नहीं है? मॉम का चेहरा एकदम से अजीब सा हो गया। वो बोली कि ये जो सीरियल किलर है ना, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसने सारे मर्डर ऐसी जगहों पर किए जहां कैमरा ही नहीं था। जो थोड़ी बहुत फुटेज मिली भी वो बस मरने वालों की आखिरी यादों जैसी थी। मेरा मतलब है, एक इतने बड़े शॉपिंग मॉल में लिफ्ट लोगों को कच्चा चबा गई और साला एक भी वीडियो फुटेज नहीं बचा। क्या वहां के सीसीटीवी कैमरे सिर्फ कपल्स को ताड़ने के लिए लगे थे? मेरी मम्मी तो एकदम हैरान थी। उन्हें लगा ये पॉसिबल ही नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड साफ साफ कह रहा है कि उस वक्त के पुलिस वालों ने वीडियो देखी तो थी, पर उसे आर्काइव करना ही भूल गए। वाह भाई, इनका सिस्टम भी गजनी बन के बैठा है। मैंने फाइल्स वापस अलमारी में रखी और मम्मी का हाथ पकड़कर वहां से निकल लिया। अब हमें उस शाओदा जियांग को ढूंढना था। मेरा सुपर हीरो वाला दिमाग कह रहा था कि ये बंदा ही 10 साल पुराने हिस्सा रायते की असली कड़ी है। इसे पकड़ लिया तो समझो कातिल मिल गया। जैसे ही हम बाहर निकले, वहां के 2 चिल्लर पुलिस वाले अपने बॉस झाओ चिंगयांग को रिपोर्ट देने भागने लगे। अब वो क्या चुगली कर रहे हैं, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास इन छोटे मोटे सासुमा वाले ड्रामों के लिए टाइम नहीं है। पुलिस स्टेशन से निकलकर हम सीधे वहां पहुंचे जहां सबका कच्चा चिट्ठा रखा जाता है, वरना इस जिंगडू जैसे बड़े शहर में एक बंदे को ढूंढना मतलब अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा नामुमकिन काम है। खैर, ये परिवार का नाम ही काफी था। मैनेजर ने फौरन जी हजूरी शुरू कर दी, क्योंकि ये के सामने किसी की नहीं चलती। पर दिक्कत ये थी कि शाओदा जियांग नाम इतना कॉमन है कि जैसे हर नुक्कड़ पर एक राहुल मिल जाता है। रात के 8 बज गए। वोंगमा ने खाने के लिए फोन भी किया, पर हमने उन्हें भी इग्नोर मार दिया। तभी एक स्टाफ मेंबर हाफते हुए दौड़ता आया और बोला, प्रोफेसर और ये साहब, वो बंदा मिल गया। हम दोनों एक्साइटमेंट में खड़े हो गए कि चलो अब विलेन की खैर नहीं। पर उस बंदे के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा हुआ था जैसे बिना तैयारी के एग्जाम हॉल में घुसने पर उड़ता है। मैंने चिढ़कर पूछा, अबे क्या हुआ, बोलना। उसने अपनी आवाज एकदम धीमी की और बोला कि वो गोल्ड मॉल वाला सिक्योरिटी कैप्टन तो 10 साल पहले ही हिट पक गया था। ये सुनते ही मेरी और मम्मी की जो फटी है वो मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। 10 साल पुराने उस सीरियल किलिंग केस का सबसे जरूरी मोहरा 10 साल पहले ही टपक चुका था। कसम से भाई, ये तो ऐसी गोगली थी जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। शियाओदा जियांग का नाम इस पूरी कहानी में फेविकोल की तरह था जो कड़ियों को जोड़ रहा था। चाहे 10 साल पुराने मर्डर हो या ली मिंगबो के बेटे का वो लिफ्ट वाला कांड, इस बंदे ने हर जगह अपनी हाजिरी लगाई थी और पुलिस को बयान भी दिए थे। मैंने अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत सिस्टम से शियाओदा जियांग का कच्चा चिट्ठा निकलवाया। फाइल देखकर माथा ठनक गया। बंदा वही था जिसे मैं ढूंढ रहा था, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक पी अक्टूबर डोंजरसान को एक कार एक्सीडेंट में उसकी राम नाम सत्य हो गई थी। जिस ड्राइवर ने उसे ठोका था वो कुछ महीनों बाद पकड़ा तो गया, पर जेल पहुंचते ही उसे कैंसर हो गया और वो भी ऊपर निकल लिया। भाई साहब, इसे कहते हैं सबूतों का पत्ता साफ करना। ये तो सीधा सीधा मर्डर था जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। मेरी मम्मी जो पिछले 20 साल से मुर्दों की चीरफाड़ कर रही हैं, यानी अपनी लेजेंडरी फॉरेंसिक डॉक्टर, उन्हें भी इस मामले में कुछ लोचा नजर आया। चांग यू हुआन नाम की वो सेल्स गर्ल 2 सितंबर को मरी थी और शियाओदा जियांग ठीक 5 दिन बाद पी अक्टूबर को। ऊपर से उसे ठोकने वाला बंदा कैंसर का पेशेंट था। भाई, इतना इत्तेफाक तो किसी सस्ती वेब सीरीज में भी नहीं होता। मम्मी ने एकदम सीरियस आवाज में कहा कि 10 साल पहले के उस केस में इन नहीं बल्कि पूरे के शिकार हुए थे। मैंने माउस से हाथ हटाया और बाहर देखा, काफी अंधेरा हो चुका था। मैंने कहा, चलो अब केस को साइड में रखो और घर चलकर पेट पूजा करते हैं। मम्मी ने अपनी घड़ी देखी और जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। बोली, अरे बाप रे, इन बज गए। मुझे तो भूख सहने की आदत है, पर तू अभी जवान है। ऐसे टाइम बे टाइम खाएगा तो सेहत का कचरा हो जाएगा। मम्मी एकदम इमोशनल हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर की तरफ खींच ले गई। ये फैमिली हाउस में पूरी रौनक थी। मेरे डैड यानी ये चेंग बोंग आराम से सोफे पर बैठकर टीवी का मजा ले रहे थे और उनके पास ही सामने खड़े हैं 2 बुजुर्ग, मेरे दादा और दादी, ये गोलियांग और शुयुजू। दादाजी का चेहरा इतना खतरनाक है कि बिना गुस्सा किए ही सामने वाले की पेंट गीली हो जाए, और हमारी दादी एकदम रॉयल लुक, लेकिन उनकी आंखों में वो गहराई है जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को घोल कर पी रखा हो। लोग कहते हैं कि ये परिवार के सारे मर्द और औरतें पुलिस और मिलिट्री के खूंखार चीते हैं, बस उस 16-17 साल के लड़के यानी मुझे छोड़कर। यहाँ तक कि मेरी ये प्यारी दिखने वाली दादी भी असल में एक लीजेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट है। भले ही वो रिटायर हो चुकी है, लेकिन आज भी लोग नहीं भूले कि कैसे उन्होंने खुद नॉर्थ ईस्ट जाकर उस वक्त के सबसे बड़े माफिया डॉन चियाओ को दबोचा था। मतलब भाई, इस घर में तो दादी भी सुपर विलेन को धोबी पछाड़ देने का दम रखती हैं। मैंने अंदर घुसते ही एक टेढ़ी मुस्कान दी और पूछा, अरे दादा दादी, आप लोग कब वापस आए? खाना वाना खाया नहीं? मेरे पिताजी का चेहरा उस वक्त देखने लायक था जैसे कोई रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मेरी माँ ने टोका, मम्मी जी, अभी तो हमने साथ में खाना खाया था ना। दादी चिढ़कर बोली, तुझे शर्म नहीं आती?
मेरा बच्चा बाहर धूप में काम के लिए धक्के खा रहा है और तू यहाँ बैठ के ठूस रहा है। बाप होने का फर्ज ऐसे ही निभाते हैं क्या? अब पिताजी का चेहरा किसी कड़वे करले जैसा हो गया था। उनके मन में चल रहा होगा कि अभी तो बुढ़िया खुद मजे से डकार ले रही थी, पर शेरनी के सामने मेमना बनने में ही भलाई है। उन्होंने बस सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। दादी ने तुरंत किचन की तरफ आवाज लगाई, वांग माँ जल्दी से 2 बढ़िया डिश और बनाओ, मेरे लाडले पोते और बहू को भूखा नहीं देख सकती मैं। खाना खत्म होने के बाद दादाजी ने अपना चश्मा उतारा और एकदम सीरियस टोन में पूछा, जे यांग, सुना है आज पूरा दिन तो अपनी माँ के साथ केस की भागदौड़ में लगा था, कुछ काम की चीज मिली? पिताजी को तो जैसे करंट लग गया। वो एकदम जोश में आकर बोले, क्या हुआ? क्या उस 10 साल पुराने केस का कोई सुराग हाथ लगा? अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादी ने एक बार फिर दादी ने बाप के सिर के पीछे एक जोरदार चपत जमा दी। अबे ओए, पूछने की हिम्मत ना होते तो क्या तू आज इस कुर्सी पर इतनी अकड़ से बैठा होता? बाप बेचारा मासूम बनकर बोला, अरे माँ, अब पोते के